कैसे हो आप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधातु या नॉन मेटल। इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें हमने धातु के विषय में बात की थी कि धातुएं किन्हें कहते हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अधातु। तो जो अधातु की जो परिभाषा है वो धातु के बिल्कुल विपरीत होती है। अर्थात हमने धातुओं के संदर्भ में कहा था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। अधातु क्या होते हैं? हम कहते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन का निर्माण करते हैं, और ऋणायन का निर्माण करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद ऋणायन का निर्माण करेंगे, उन्हें हम कहते हैं अधातु। ऋणायन का निर्माण करते हैं। तो जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद ऋणायन का निर्माण करेंगे उन्हें हम कहते हैं अधातुएं। अब जो अधातुएं हैं उनके संयोजी कोष में हम कहते हैं अधातु के संयोजी कोष में, अधातु के संयोजी कोष में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम धातुओं के केस में कहते थे कि धातुओं के संयोजी कोष में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही जो अधातु है, अधातु के संयोजी कोष में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे हम कुछ उदाहरणों पे बात करते हैं, अगर हम अधातुओं की बात करें, क्लोरीन एक अधातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है। अब हमने इनको अधातु कैसे कहा, देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। अब हम इनका विन्यास करते हैं और विभिन्न तत्वों का विन्यास करना आपको आता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो जब हम इसका विन्यास करते हैं तो इसका विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 7। ऐसे ही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका विन्यास करेंगे तो 2 और 6, इसका विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 6। यानी अगर हम देखें तो क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के संयोजी कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये जो तीनों अधातुएं हैं, इन तीनों के संयोजी कोष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब हमको पता है कि जो प्रत्येक तत्व है उस तत्व की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, और वो प्रवृत्ति क्या है, 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। यानी अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। अब इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये तीनों तत्व क्या चाहते हैं कि हमारे संयोजी कोष में, यानी जो अंतिम कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हमें पता है उस पर 1 इकाई ऋणावेश आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन क्या करता है, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऑक्साइड आयन बनाता है O2 नेगेटिव। 2 इकाई ऋणावेश क्यों आया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ऐसे ही देखिए जो सल्फर है, सल्फर के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और H2 नेगेटिव आयन बनाता है, जिसको सल्फाइड आयन कहते हैं। तो तीनों ही ऋणायनों का निर्माण कर रहे हैं। यानी क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये तीनों ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने के बाद ऋणायन का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है अधातु। यानी क्लोरीन भी एक अधातु है, ऑक्सीजन भी एक अधातु है और सल्फर भी एक अधातु है। क्यों कहा इनको अधातु, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ऋणायन का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने अधातु किनको कहा, हमने कहा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन का निर्माण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। अधातुओं के संयोजी कोष में
4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो परिभाषा थी अधातुओं की कि अधातुओं के संयोजी कोष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन का निर्माण करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुणों की तरफ जाते हैं। जैसे हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे, उसके बिल्कुल विपरीत आपके अधातुओं के भौतिक गुण होते हैं। ठीक, जैसे पहला भौतिक गुण क्या हो जाता है कि जो अधातुएं हैं, अधातु हम सीधे सीधे लिखते हैं, अधातु न तो क्या होती है, न तो तन्य होती है, इसको खींचा नहीं जा सकता, न तो तन्य होती है और न ही आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है, यानी धातुओं को ना तो खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं और ना ही उनको पीटकर चादरों के रूप में फैलाया जा सकता है। उनको फैलाया भी नहीं जा सकता पीटकर और उनको ना ही खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा भौतिक गुण कि जो अधातुएं हैं, अधातु जो होती है वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और अधातुएं अधिकतर आपके जितनी भी अधातुएं हैं वो 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं सामान्यतया, या तो ठोस होती है या गैस होती है, द्रव नहीं होती है। अधातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस या गैस, या हम कहते हैं अधातु ठोस या गैस अवस्था में होती है, द्रव नहीं होती है। केवल एक अधातु ऐसी है द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन को छोड़कर। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन अपवाद है, ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन को छोड़कर जितनी भी अन्य धातुएं हैं वो या तो ठोस होती हैं या वो गैस की अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में नहीं होती है। ब्रोमीन इसका एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तीसरा भौतिक गुण आते हैं, जो अधातुएं हैं आपकी, जो नॉन मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल्स ताप व विद्युत की कुचालक होती है। हम सीधे सीधे कहते हैं कि अधातु ताप व विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। अब इसका भी अपवाद है, कुचालक होती है। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिल की निब, तो ग्रेफाइट जो है वो एक अधातु है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है। अभी हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं कार्बन का अपर रूप, एलोट्रॉप। अपर रूप होते हैं कुछ पदार्थ एक से ज्यादा अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो जो कार्बन होता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरेंस। इसको हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो ताप और विद्युत की सुचालक होती है। चौथा बिंदु कि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। जितनी भी अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, उनकी जो सरफेस है वो रफ होती है, ठीक है ना, डल सरफेस होती है बहुत ज्यादा। लेकिन आयोडीन को छोड़कर, अब इसका भी अपवाद है कि आयोडीन एक ऐसी अधातु है, आयोडीन को छोड़कर हम कह रहे हैं कि आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक, अब हम अपने 5वें पॉइंट की ओर जाते हैं। इसका जो 5वां भौतिक गुण है कि अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं, ठीक, और इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। हम सीधे कहते हैं कि अधातु भंगुर होती हैं। भंगुर यानी जब गिरती है तो टूट जाती हैं, तो अधातुएं भंगुर होती हैं। वो इनके गलनांक व क्वथनांक, गलनांक यानी जिस ताप पर गलती है और क्वथनांक यानी जिस ताप पर उबलती है, तो इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। तो अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। अब ये भी अपवाद है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लोहे से भी अधिक इसका गलनांक होता है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर जो अन्य धातुएं हैं वो क्या होती हैं आपकी, भंगुर प्रकृति की होती हैं। भंगुर यानी कि जब गिरती हैं तो वो
चूर चूर हो जाती हैं। तो ये 5 आपके थे अधातुओं के भौतिक गुण, जो कि धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं कि अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, जो कि एक इंपोर्टेंट टॉपिक है कि अधातुओं के कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, तो अधातुओं की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर पहली रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया या वायु से अभिक्रिया। जैसे हमने धातुओं के केस में पढ़ा था, तो वैसे अधातुओं के केस में भी पढ़ेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक, तो पहला रासायनिक गुण क्या है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ये ध्यान देना कि जो अधातुएं हैं वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हमने कहा था ना कि जब धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड बनते हैं, जब अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो आपके अधातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब ये ध्यान देना, जो अधातु ऑक्साइड हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, अम्लीय भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। अधिकतर जो अधातु ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं सामान्यतया। जैसे हमने कहा था कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो अधातु ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं अम्लीय प्रकृति के? क्योंकि जब इस अधातु ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये अम्ल का निर्माण करते हैं। तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं ज्यादातर। कुछ अधातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो उदासीन होते हैं, जैसे H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये उदासीन है। अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये उदासीन ऑक्साइड होते हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपके अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि जब इनको जल में घोला जाता है तो ये अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये ध्यान देना, जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजी, सहसंयोजी यानी कि जो बंध बनता है वो साझे के द्वारा बनता है, साझेदारी से। यानी एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये A और B हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया और बंध बन गया। क्योंकि एक बंध कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया, उनके बीच में एक बंध बन गया। तो बंध अलग अलग प्रकार के होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सहसंयोजी बंध होता है जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, तो वहां पर जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो अधातु ऑक्साइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि जब अधातु कोई ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो अधातु ऑक्साइड बनाती है। अधातु ऑक्साइड अधिकतर तो अम्लीय होते हैं, लेकिन कुछ अधातु ऑक्साइड उदासीन प्रकृति के भी होते हैं। ये अधातु ऑक्साइड सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा निर्मित होते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए कौन से अम्लीय ऑक्साइड है, कौन से क्षारीय ऑक्साइड है। जैसे पहला हम अभिक्रिया लेते हैं कार्बन की अभिक्रिया, यानी कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया, O2 से क्रिया। अब जब कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है, देखिए तो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। यदि कार्बन को हम वायु की अधिकता में जलाते हैं, यानी बहुत ज्यादा वायु हो उसमें हम कार्बन को जला रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, C+O2 यानी CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय ऑक्साइड है। कार्बन यानी अधातु का ऑक्साइड है, ये अधातु है और ये अधातु का ऑक्साइड है, अम्लीय प्रकृति का है। क्यों कहा? क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलते हैं, अब हमने कहा यह अम्लीय प्रकृति का है, कैसे प्रूव करेंगे कि यह अम्लीय है? प्रूव कैसे करेंगे? इसको जल में घोलेंगे। यदि ये जल में घुलकर किसी अम्ल का निर्माण करता है तो ये अम्लीय होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो एक अम्ल बनता है जिसको कहा जाता है कार्बोनिक अम्ल। इस अम्ल का नाम है कार्बोनिक अम्ल। इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। लेकिन कार्बन एक और ऑक्साइड बनाता है जो उदासीन ऑक्साइड होता है। तो हमने क्या कहा, जब कार्बन को वायु की अधिकता में जलाते हैं, जब बहुत ज्यादा हो
ऑक्सीजन ज्यादा हो तो हमारा क्या बनता है CO2, जो कैसी प्रकृति का है, अम्लीय। कैसा पता लगाएंगे, जल में घोलेंगे, यदि कोई अम्ल बन गया तो अम्लीय। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कम मात्रा में अगर ऑक्सीजन है तो एक और ऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि उदासीन प्रकृति का होता है। तो कार्बन दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है वायु से क्रिया करके, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो अम्लीय होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक, ये तो था किसकी क्रिया, कार्बन की क्रिया। अब हम दूसरा इसमें अभिक्रिया लेते हैं सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया, यानी सल्फर की O2 से क्रिया। अब जब सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया होती है, देखिए क्या होगा, ये सल्फर है, अधातु है, हमें पता है सल्फर एक अधातु है, इसकी हम ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं तो एक ऑक्साइड बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कैसा प्रकृति का होता है, जो कैसी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों कहा अम्लीय, जब हम इस सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी प्रकृति हम अम्लीय कह रहे हैं, इसको जल में घोलते हैं तो हमारा एक अम्ल बनता है H2SO3, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, इसको कहा जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। तो एक अम्ल का निर्माण करता है H2SO3, जिसको कहा जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल है, इसीलिए सल्फर की प्रकृति कैसी है, SO2 की प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति है। ठीक, अब हम आते हैं तीसरी अधातु, क्योंकि अधातुएं बहुत सारी हैं तो सबकी अभिक्रिया लिखना संभव नहीं है। तीसरी हम कह रहे हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन एक अधातु है। तो जब हाइड्रोजन की, ये एक अधातु है, और इस हाइड्रोजन की हम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो एक ऑक्साइड बनता है, जिसको जल कहा जाता है H2O, जो कैसी प्रकृति का होता है, उदासीन। ठीक, तो अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो टोटल निष्कर्ष क्या निकला इस टॉपिक से, कि जब अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो अधातु ऑक्साइड बनते हैं, जो अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और उदासीन प्रकृति के भी होते हैं। अधिकतर अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन कुछ अधातु ऑक्साइड, जैसे मैंने कहा ना, H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है NO, ये आपकी कैसी प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक, तो पहला गुण आपका था ऑक्सीजन से अभिक्रिया। दूसरा हम आते हैं जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया, तो जो अधातुएं होती हैं, धातु जब जल से क्रिया कर रही थी तो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। हमने वहां पढ़ा था जब हम धातु की जल से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। लेकिन जब अधातु जो है, हम कहते हैं कि अधातु जल से क्रिया कर H2 गैस नहीं उत्पन्न करती है। अब क्यों नहीं उत्पन्न करती है, ये भी बात करते हैं, नहीं उत्पन्न करती है। अब होता क्या है, देखो कब हाइड्रोजन गैस कब उत्पन्न होती है, क्योंकि हमने कहा जब हम किसी धातु यानी जैसे हम ले रहे हैं सोडियम, इसकी क्रिया हम जल से करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा एक बन जा रहा है NaOH और एक कौन सी गैस निकल रही, हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करते हैं, 4Na प्लस, ये बैलेंस होगी, इसको हम बैलेंस करते हैं, इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O, ये बना ट्वाइस NaOH प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकली। हाइड्रोजन गैस क्यों निकली, क्योंकि जल में से H पॉजिटिव आयन उत्पन्न हुए। अभी ध्यान देना, इस जल में से कौन सा आयन उत्पन्न हुए, H पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इस H पॉजिटिव आयन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए, सोडियम ने। ध्यान से सुनना, क्यों, क्योंकि सोडियम एक धातु है और धातु का गुण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन देती है। यानी ये जो जल से H पॉजिटिव आयन उत्पन्न हुए, इन H पॉजिटिव आयनों को इस सोडियम ने क्या दिए, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H पॉजिटिव आयन किस में बदल गए, H2 में। अर्थात H2 में बदलने के लिए इन H पॉजिटिव आयनों को किसकी आवश्यकता थी, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन किसने दिए, सोडियम ने, क्योंकि सोडियम एक धातु है और धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है।
अब हम सोडियम की जगह क्या ले रहे हैं, सल्फर ले रहे हैं। माना हम एक उदाहरण ले रहे हैं, सल्फर की क्रिया जल से करा रहे हैं। अब जल ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन दिए, हमें दिए ना। अब ये H पॉजिटिव आयन किस में बदल रहे हैं, H2 में। कब बदलेंगे, जब सल्फर इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन सल्फर क्या है, अधातु है, और हमें पता है कि अधातु इलेक्ट्रॉन देती नहीं है बल्कि क्या करती है, लेती है। तो इस H पॉजिटिव को ये अधातु इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगी, जिसके कारण H पॉजिटिव किस में नहीं बदलेंगे, H2 में परिवर्तित नहीं होंगे। तो हम कहते हैं कि अधातुएं जल से क्रिया कर H2 गैस उत्पन्न नहीं करती हैं, क्योंकि अधातुएं जल के H पॉजिटिव को, मैं इसके आगे लिख देता हूं, उत्पन्न नहीं करती हैं, क्योंकि अधातुएं जल के H पॉजिटिव को H2 में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती हैं, जबकि धातुएं दे देती हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं तो H पॉजिटिव किस में बदल जाएगा, H2 में। लेकिन अधातुएं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेती हैं, तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खुद ग्रहण कर रहा है तो वो दूसरे को कभी भी नहीं देगा। तो हम कहते हैं अधातुएं जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, अम्लों से अभिक्रिया, या हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड से तनु अम्लों से अभिक्रिया, यानी अधातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। ये भी वही है, देखो कि जो अधातुएं होती हैं वो तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती है। मैं सीधे लिख देता हूं कि अधातुएं जो होती हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। अब क्यों क्रिया नहीं करती है, अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती है, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। अब हम किसी अधातु की अम्ल से क्रिया कर रहे हैं, माना ये HCl है, ठीक है ना। इस HCl की क्रिया हम किसी X अधातु से करा रहे हैं, ये अधातु है। अब ध्यान देना, इस HCl से क्या आयन उत्पन्न होंगे, क्योंकि अम्ल है तो कौन सा आयन देगा, H पॉजिटिव। अब इस H पॉजिटिव आयन को किसकी आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन किसने देने चाहिए, अधातु ने। लेकिन क्या अधातु इलेक्ट्रॉन देती है, नहीं। तो जब अधातु इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगी तो इनके बीच में कोई क्रिया नहीं होगी और हाइड्रोजन गैस भी नहीं उत्पन्न होगी। जैसे हम अम्लों में पढ़ते थे ना कि अगर हम किसी अम्ल की क्रिया किससे कराएं, धातु से कराएं, या किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराएं, तो कौन सी गैस निकलती थी, H2 गैस। क्यों, क्योंकि अम्ल ने क्या दिया, H पॉजिटिव, धातु ने क्या दिए, इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को किसने ग्रहण किया, H पॉजिटिव ने, किस में बदल गए, H2 में बदल गए ना। यहां क्या हुआ, देखिए ये इस टॉपिक में क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, अधातु, हमारे पास क्या है, अधातु। किसकी क्रिया करा रहे हैं, अधातु की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, अम्ल से, ठीक। अम्ल ने क्या दिए, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव को क्या किस में बदलना है, H2 में। क्या लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या धातु इलेक्ट्रॉन देगी, नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगी तो H2 गैस उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अधातुएं हैं वो तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि अम्ल के H पॉजिटिव आयनों को H2 में परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अधातु देने में असमर्थ होती है, ठीक। अब हम इसके चौथे गुण की तरफ जाते हैं, लवण विलयनों से अभिक्रिया, या लवण विलयन से अभिक्रिया। जो लवण विलयन होते हैं, लवण विलयन से अभिक्रिया। अब लवण विलयन से अभिक्रिया क्या है, सेम बिल्कुल उसी प्रकार का है। इसमें हम कहते हैं कि एक अधिक सक्रिय अधातु, एक अधिक सक्रिय अधातु, एक अधिक सक्रिय अधातु कम सक्रिय अधातु को, कम सक्रिय अधातु को, कम सक्रिय अधातु को लवण विलयन से विस्थापित करती है, लवण विलयन से विस्थापित करती है, लवण विलयन से विस्थापित करती है। देखो एग्जाम्पल के रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास NaBr था, सपोज करो, एक लवण है सोडियम ब्रोमाइड। हमारे पास क्या लवण है, सोडियम ब्रोमाइड। इस सोडियम ब्रोमाइड की क्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं, तो क्लोरीन भी एक धातु है।
इसकी क्रिया हम इस लवण विलयन से करा रहे हैं, ये लवण है। तो जब हम क्लोरीन की क्रिया इस लवण विलयन से कराते हैं तो क्लोरीन की सक्रियता अधिक होती है, जबकि ब्रोमीन की सक्रियता कम होती है। तो क्लोरीन इस ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है और क्या बन जाता है, ट्वाइस NaCl प्लस Br2। तो ब्रोमीन गैस बाहर निकल गई। तो एक अधिक सक्रिय अधातु ने कम सक्रिय अधातु को लवण विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक, अब हम अपने पांचवें गुण की तरफ चलते हैं, जो अधातुओं का पांचवा गुण है, जिसमें हम कहते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया या अधातु की क्लोरीन से कैसे क्रिया होती है। तो जब किसी हम अधातु की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो अधातु क्लोराइड बनते हैं। यानी अगर हम कहें कि हम किसी अधातु की क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं, तो क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, क्लोराइड, अधातु क्लोराइड बनेगा। यानी यहाँ पदार्थ क्या बना हमारा, अधातु क्लोराइड। यानी अधातुएं क्लोरीन से क्रिया कर अधातु क्लोराइड बनाते हैं, जो सह संयोजी प्रकृति के होते हैं। फिर से ये बिंदु आ गया, सह संयोजी। सह संयोजी का मतलब क्या होता है कि जो अधातु क्लोराइड बनेगा, यानी जैसे हम कहते हैं अधातु यानी जैसे H है और क्लोराइड यानी Cl है, तो इसके बीच में जो बंध बनेगा वो साझेदारी द्वारा बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। ठीक, अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण क्या लें, जैसे हाइड्रोजन है। देखिए मैं अभी जो बता रहा था वही उदाहरण लेते हैं। H2 प्लस Cl2 ये एक अधातु है। हाइड्रोजन एक अधातु है जिसकी क्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं, तो क्या बन गया, ट्वाइस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। और यह हाइड्रोजन क्लोराइड कैसी प्रकृति का होगा, ये सह संयोजी प्रकृति का होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इन्होंने जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो इनके बीच में एक बंध बन गया। ठीक, तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो वो HCl नामक एक सहसंयोजी क्लोराइड बनाता है। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं फास्फोरस का। P4 फास्फोरस होता है, P4 जो कि एक अधातु है, इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं तो ये बना देता है PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोराइड। और ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है ये भी कैसी प्रवृत्ति का होता है, सह संयोजी प्रकृति का होता है। यानी हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि अधातुएं क्लोरीन से जब क्रिया करती हैं तो वो अधातु क्लोराइड का निर्माण करती हैं जो सह संयोजी प्रकृति का होता है। अब हम अधातुओं के अंतिम जो रासायनिक गुण है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हमारा छठा नंबर का जो गुण है यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब जब अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, यानी जब हम किसी अधातु की हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो वो हाइड्राइड बनाती है। जैसे ये कोई अधातु है, क्लोरीन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, क्लोराइड। समझना इसको, क्लोरीन से क्रिया करेगी तो क्लोराइड। अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड। ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ऑक्साइड। सल्फर से क्रिया करेगी तो सल्फाइड। अगर कोई पदार्थ सल्फर से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, सल्फाइड। ऐसे ही अगर यह हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो ये क्या बनाएगी, हाइड्राइड। तो जब हम किसी अधातु की क्रिया हाइड्रोजन से करते हैं तो ये अधातु हाइड्राइड का निर्माण करते हैं जो भी सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अधातु की क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं। जब किसी अधातु की क्रिया हाइड्रोजन से की जाती है तो क्या बनता है, अधातु हाइड्राइड। हमारा क्या बना, अधातु हाइड्राइड बना, जो कैसी प्रकृति का होता है, सहसंयोजी प्रकृति का होता है। यानी इसमें जो बंध बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। यानी ये जो अधातु हाइड्राइड होता है इसकी प्रकृति क्या होती है, सहसंयोजी प्रकृति होती है। अब हम कुछ अभिक्रियाएं लेंगे। जैसे हमारे पास कुछ अधातुएं हैं, सल्फर है सपोज करो, नाइट्रोजन एक अधातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, ये सारी अधातुएं हैं। जब इन अधातुओं की क्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं
हम नाइट्रोजन की क्रिया भी हाइड्रोजन से करा रहे हैं, ऑक्सीजन की क्रिया भी हाइड्रोजन से करा रहे हैं। तो जब आप सल्फर की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया की जाती है तो ये बनाता है आपका अमोनिया ट्वाइस NH3। इसका नाम होता है अमोनिया गैस। जो अमोनिया गैस है उसका सूत्र होता है NH3। ऐसे ही जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्रिया होती है तो जल का निर्माण होता है। तो जल क्या है? एक हाइड्राइड है। किसका हाइड्राइड? ऑक्सीजन का, है ना। ऐसे ही अमोनिया हाइड्राइड है किसका? नाइट्रोजन का। H2S हाइड्राइड है किसका? सल्फर का। इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहो या सल्फर हाइड्राइड भी कह सकते हो। इसका नाम सल्फर हाइड्राइड नाम भी दे सकते हो। ये जितने भी हाइड्राइड हैं ये कैसी प्रकृति के हैं? सहसंयोजी प्रकृति के हैं, अर्थात इनमें जो बंध बनेंगे वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनेंगे। अभी आगे ये टॉपिक आएगा कि सहसंयोजी क्या होते हैं, आयनिक क्या होते हैं। तो जहां पर ये टॉपिक आएगा वहां पर आपको डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा। अभी ये समझिए कि सहसंयोजी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा यहाँ पर बंध बनता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने पढ़ा कि अधातु किसे कहते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक, तो थैंक यू।